नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और रहिए तैयार हमारे साथ अपना टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं टैक्स गुरु। इनकम टैक्स आप भले ही हर साल देते हो, लेकिन इससे जुड़ी कई चीजें अक्सर आपको पता नहीं होती या फिर समय पर याद नहीं आती। इसलिए हर हफ्ते हम आपके टैक्स से जुड़े तमाम सवाल का जवाब लेकर आते हैं और आपके लिए टैक्स को आसान बनाते हैं। हमारे टैक्स एक्सपर्ट, आपके चाहते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। और हमारे टैक्स गुरु के पास टैक्स से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब ना मिले, तो हो जाइए तैयार अपने सभी सवालों का जवाब पाने के लिए। सबसे पहले आपको बताएंगे आज किन टॉपिक्स पर रहेगी हमारी नजर। पता करेंगे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलना क्यों है कारोबारियों के लिए फायदे की बात। एनपीएस अकाउंट नहीं होने पर कैसे ले सकते हैं 50,000 की एक्स्ट्रा छूट, और जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट की अवधि बढ़ाने में किस तरह की खास सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। जो आप जानते नहीं है तो जरूर देखिए ताकि आप समझ सकें पीपीएफ से जुड़ी ये अहम बात। तो आज हम चर्चा करें एक ऐसे टॉपिक पर जिसका सीधा सीधा जुड़ाव है मेक इन इंडिया प्रोग्राम से। जी हां, ये कॉन्सेप्ट मोदी सरकार जी का एक लोकप्रिय प्रोजेक्ट है। सरकार इसे पूरा करने के लिए हर कोशिश कर रही है। लोगों को भी लगने लगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं, तो ऐसे में छोटे प्रोप्राइटरशिप कंपनियां खुद को अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलती हैं तो उनका फायदा होगा। कैसे फायदा होगा यही बताएंगे आज लखोटिया जी। केवल फायदा नहीं, जबरदस्त फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, मेक इन इंडिया, उससे शाइन होने वाला है पूरा इंडिया। उद्योग इंडस्ट्री सब बढ़ने वाले हैं, नए नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स खुलने वाले हैं, और ऐसे में जो मिडिल क्लास लेवल के जो हमारे प्रोप्राइटर्स हैं उनके लिए बड़े फायदे की खास बात आज बताना चाहूंगा, और उससे फायदा लाखों और करोड़ों रुपए का होगा। और वो बात यह है, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है और अगर आप चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं ताकि और भी लोगों को जोड़ें, ज्यादा कमाई करें, ज्यादा उद्योग में कैपिटल निवेश करें, तो ऐसे में पहला डर ये लगता है कैपिटल गेन्स का क्या होगा, क्या करेंगे हम। पर चिंता बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आयकर की एक धारा है, धारा 47, 13, 14, उनके तहत प्रावधान स्पष्ट रूप से है, जहां पर अगर आपके प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देते हैं तो किसी प्रकार का कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं लगेगा। तो हुआ फायदे की बात, पर जब कुछ बातें ध्यान रखनी है उसके लिए पहला नंबर यह है कि जो आपकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है उसके सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज पूरे के पूरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ले लेने चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि नई कंपनी में जो हमारा प्रोप्राइटर है वो शेयर होल्डिंग लेगा, उसके अलावा कोई भी पैसा नहीं लेगा, और ये शेयर होल्डिंग मिनिमम 50% रखनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट, ये शेयर होल्डिंग 50% 5 सालों तक रखनी पड़ेगी। तो लीजिए आप फायदा फटाफट, प्रोप्राइटर्स बनाइए अपनी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, नया पार्टनर भी ले आइए, वो कैपिटल भी लाएगा और आपकी कमाई होगी, और कैपिटल गेन आज बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आज हम बिजनेस इकाइयों के पुनर्गठन पर चर्चा कर रहे हैं, और कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब एक कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म को खरीद लेती है और पार्टनरशिप फर्म कंपनी बन जाती है। ऐसे में टैक्स की क्या लायबिलिटी बनती है? इसमें भी फायदा ही फायदा, बिग जीरो लायबिलिटी। लायबिलिटी नहीं चुकाना है, नहीं करवाना है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई भी हो, इस पे लगेगा ही नहीं। आयकर की धारा 47 में क्लियर कट प्रावधान है, और वो प्रावधान कहते हैं ऐसी स्थिति जब कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। और उसमें एक ये भी नियम है, अगर पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है उसमें कैपिटल गेन बिल्कुल नहीं लगेगा। पर कब, क्या करने से? नंबर 1, जब कभी भी कंपनी पार्टनरशिप फर्म बन जाए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप फर्म के सारे एसेट्स, पूरे के पूरे एसेट्स, पूरे के पूरे लायबिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास आ जाने चाहिए। और पार्टनर्स जो थे पार्टनरशिप फर्म के पहले, उन सब पार्टनर्स को अलग से कोई भी रकम नहीं देनी चाहिए, और उनको मिलना चाहिए केवल नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग। और ये शेयर होल्डिंग भी होनी चाहिए एग्जैक्टली प्रो रेटा टू दी परसेंटेज
ऑफ द पार्टनर इन द अर्स्टवाइल पार्टनरशिप फर्म। कहने का मतलब मैं पहले पार्टनरशिप फर्म में 16% का हिस्सेदार था, तो नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रही है, वहां पर भी 16% रहूं। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, 5 साल तक बेचना नहीं है हमको शेयर होल्डिंग। ये इतने से छोटे मोटे बातें ध्यान रख लेंगे तो आपकी पार्टनरशिप कंसर्न बन जाएगी जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये गतिविधि आपकी ट्रांसफर नहीं कहलाएगी। लखोटिया जी, अब ये भी बता दीजिए, जब एक फर्म अपने आप को कंपनी बनाती है तो किन बातों का ख्याल रखे? सबसे पहले जैसे मैंने बताया 3 बातों का ही ध्यान रखें। सबसे पहले सारे के सारे एसेट्स आ जाने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। दूसरा चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्टनर है उसे केवल शेयर्स मिले, पैसे नहीं मिले। और तीसरा चीज है पार्टनर कम से कम 5 साल तक अपने शेयर होल्डिंग नहीं बेचे। और अगर कई पार्टनर हैं, 10 पार्टनर है मान लीजिए एक फर्म में, उसमें से 7 तैयार हैं कि हाँ हम इसे कंपनी में कन्वर्ट करें, पर 3 तैयार नहीं है, तो क्या करना होगा? लगता है 10 नंबर ही है पार्टनर्स। चाहिए तो यही कि सबके सब पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ जाते, पर क्या करें, 3 लोगों की इच्छा नहीं है। तो क्या करूं? नंबर 1, पहले 3 को धक्का देके निकालो भैया, जाओ यहां से। उसके लिए वो 3 पार्टनर रिजाइन कर देंगे, निकल जाएंगे, जो अपने पैसे लगे हुए हैं उसको लेके आउट हो जाएंगे। अब बच गए हमारे 7 पार्टनर। अब 7 पार्टनर मिलके 7 जने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेंगे। अपना शेयर होल्डिंग उस अनुपात में, जिस अनुपात में उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था फर्म में, उस हिसाब से ले लेंगे शेयर होल्डिंग, और टैक्स बिल्कुल नहीं। तो चलिए, अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करें कंपनी में तो इन बातों का ख्याल रखें, और इससे जुड़े कोई सवाल हो तो हमारे पास भेजिए। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं देता है एनपीएस की सुविधा, तो आप कैसे उठा सकते हैं एक्स्ट्रा छूट का फायदा, आपको बताएंगे आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स करो, जहां हम टैक्स से जुड़े आपकी सभी उलझन दूर करते हैं। लेकिन एक उलझन में हम भी थोड़ा सा उलझ गए हैं। बार बार लोग भी हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि बजट में ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 800 से 1600 बढ़ा दिया है। इसकी चर्चा हर तरफ हुई, बहुत लंबा इंतजार रहा था कि 800 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा था, ये बढ़ गया। लेकिन लखोटिया जी, इसका जिक्र कहीं फाइनेंस बिल में नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बस अनाउंसमेंट कर दिया, इसका फायदा हमें शायद किसी अगले वित्त वर्ष में मिलने वाला है। सोच तो ऐसा ही रहे थे हमारे सैकड़ों हजारों दर्शक। और पर्टिकुलरली जब बजट आया उसके 24 घंटे में 100 से ज्यादा फोन तो हमने उठाए, जहां पर लोग पूछ रहे हैं वित्त मंत्री जी, हमने पूरा फाइनेंस बिल एक एक लाइन 2-2 बार पढ़ लिया और कहीं भी ये नहीं दिखा कि 800 की जगह 1600 हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन। पर चिंता मत करो भैया, पहले ये समझ लो फाइनेंस बिल में ये बात आएगी कैसे, क्योंकि जब कभी भी अमेंडमेंट होता है सैलरी के परक्यूजिट्स के बारे में, वो होता है केवल इनकम टैक्स रूल्स में, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं होता। इसलिए वित्त मंत्री जी के स्पीच में तो है किंतु फाइनेंस बिल में नहीं है। पर खुशी की अब बात, अब इंतजार भी समाप्त हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स 6th अमेंडमेंट रूल्स 2015 आ गए हैं 13 अप्रैल 2015 से, और उसके तहत क्लियर कट लिख दिया गया कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1 अप्रैल 2015 से 800 रुपए की जगह 1600 रुपए हो गया है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो ब्लाइंड है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 1600 की जगह 3200 रुपए हो गया है एग्जम्पशन। पर एक बात का ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको एग्जम्पशन दिलाएगा उसी अवस्था में जब आपको ये अलाउंस अपने एम्प्लॉयर से मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर केवल फिक्स सैलरी देते हैं, कोई अलाउंस नहीं देते, तो आपको छूट नहीं मिलेगी। चलिए, लेकिन एक बात तो अच्छी है कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा था कि ये फाइनेंस बिल में ये बात क्यों नहीं कही गई है, तो ये समझ लीजिए कि नियम के तहत इसको बदला गया और 1 अप्रैल 2015 से 800 से 1600 रुपए हो गया है। और अब सवालों का रुख करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछने के लिए अनिमेश झा हैं हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। अनिमेश जी नमस्ते। पैतृक जायदाद से जुड़ा हुआ आपका सवाल है, पूछिए अपना सवाल सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते जी।
हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, मेरे पिताजी रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। हाँ। और उन्हें अभी पेंशन मिलती है, और अभी उनकी पैतृक संपत्ति अभी उन्होंने सेल की है, और मैं जानना चाहता था कि इनसे क्या इनको टैक्स लगेगा, कि और अगर टैक्स लगेगा तो किस हिसाब से वो सेव कर सकते हैं। ऐसा भैया, पिताजी की पैतृक संपत्ति हो चाहे उनकी संपत्ति हो, दोनों ही अवस्था में 3 साल से पुरानी वाली प्रॉपर्टी है, उसको बेचते हैं तो पिताजी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब पिताजी ने इसके तो पैसे दिए नहीं, ये तो फ्री फंड में मिल गई उनको, उनके पिताजी से मिल गई। तो ऐसे में सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपके दादाजी की जो परचेज प्राइस थी उसके ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्स से परचेज अमाउंट निकालो, उसके बाद सेल प्राइस में से घटाओ और बैलेंस जो राशि है वो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप टैक्स देना चाहते हो तो 20% टैक्स दे दो, टैक्स नहीं देना चाहते तो कैपिटल गेन बॉन्ड्स में निवेश कर दो, निवेश भी नहीं करना चाहते तो नया मकान खरीद लो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। ऐसा करोगे तो टैक्स बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और अब दूर करते हैं संजय गुप्ता जी की परेशानी। संजय जी, ईपीएफ और पीपीएफ में निवेश के जरिए 80% की छूट लेते हैं, इनके पास एनपीएस अकाउंट नहीं है, इनका एम्प्लॉयर एनपीएस की सुविधा नहीं देता है। जानना चाहते हैं कि एनपीएस में निवेश के जरिए 50,000 की एक्स्ट्रा छूट ये क्या तब भी हासिल कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। 80C की लिमिट जो पीएफ ईपीएफ आदि की वजह से आपकी समाप्त हो गई, मतलब 1.5 लाख रुपए निवेश कर चुके, अब एम्प्लॉयर नहीं देता, उसको एक धारा बोलो, सेक्शन 80CCD इंटू ब्रैकेट 2B, इस सेक्शन के तहत अलग से 50,000 रुपए अगर आप निवेश करेंगे एनपीएस में तो आपको छूट मिलेगी। और हाँ, ये छूट एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। हाँ, जब आप कह रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं तो नहीं दूंगा ये छूट, तो हम वित्त मंत्रालय को पत्र लिखेंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक सर्कुलर जारी करें जिससे हमारा एम्प्लॉयर ये छूट हमको दे सके। सरकार भी चाहती है इस छूट का लाभ ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति लें, तो आप लीजिए, निवेश करिए और छूट ले लीजिए 50,000 रुपए तक। राकेश दलवी जी का सवाल लेते हैं। इनके पति की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद इन्हें साल 2012 से पेंशन मिल रही है। पेंशन से इन्हें सालाना 3,60,000 रुपए और एफडी के ब्याज से 90,000 रुपए की आय होती है। जानना चाहते हैं कि क्या ये टीडीएस बचाने के लिए बैंक में फॉर्म 15G जमा कर सकती हैं। राकेश जी ये भी पूछ रही हैं कि क्या इनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। पहले तो 15G फॉर्म आप जमा नहीं कर सकते। सेकंड, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा क्योंकि आपकी ऑलरेडी इनकम है 3,60,000 रुपए पेंशन से, और उसके अलावा 90,000 रुपए आपको मिल रहे हैं बैंक के ब्याज से। कुल मिलाकर दोनों लिमिट को जोड़ लें, दोनों आइटम को जोड़ लें तो ये हमारे एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपको रिटर्न भरना जरूरी है। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगर आपके पीपीएफ की मियाद भी 15 साल यानी पूरी हो चुकी है और आप इस अवधि को बढ़ाना चाहते हैं तो किन बातों का आपको रखना है ख्याल, बताएंगे आपको आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां टैक्स से जुड़े आपकी सारी उलझन हम दूर करते हैं। वैसे लखोटिया जी, आप हर बार हमें बताते हैं कि पीपीएफ निवेश का कितना अच्छा ऑप्शन है, एटीसी में छूट भी दिलाता है। अगर ये इतना ही अच्छा ऑप्शन है तो जब 15 साल की अवधि में ये मैच्योर होता है उसके बाद भी कोई इसे अगर एक्सटेंड करना चाहे तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पहले तो मैं एक फायदे की वापस बात पुनः दोहरा दूं, केवल 80C का बेनिफिट दिलाता है ये बड़ी बात नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी बात है जो ब्याज की कमाई करते हैं उसमें भी टैक्स नहीं लगता। और तीसरी बड़ी बात है, इसको कोई टच नहीं कर सकता, टच मी नॉट वाले प्रोविजंस लागू हैं, कोई इसको हड़प के हवाले से ले जा नहीं सकता। अब आइए सवाल, पीपीएफ का फायदा 10-20 सालों से रख के पैसे वहां पर पीपीएफ अकाउंट में आपने अनुभव कर लिया, फायदा देख लिया, पर सवाल ये उठता है कि अब 15 साल के बाद पीपीएफ के अकाउंट को बढ़ाना हो और तो क्या नियम है, कोई नियम भी है या कोई नियम ही है केवल जमा कराते जाए और हो जाएगा काम? जी नहीं, थोड़ा सा नियम है। नियम ये है 15 साल की मियाद समाप्ति के पश्चात आपकी अर्थात जिसका पीपीएफ अकाउंट है उसे 5 साल के लिए बढ़ाने के लिए
एक पत्र लव लेटर देना पड़ेगा बैंक को या पोस्ट ऑफिस को, और उस लेटर को प्राप्त करके उसके नीचे हाफ पोर्शन में वो सही करके दे देंगे आपको कि आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई है उन तक कि आप चाहते हैं 5 साल में इसको बढ़ा दे। अगर ये लेटर नहीं देते हैं, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लेटर फॉर्म नंबर H के रूप में प्रिस्क्राइब है, H फॉर हावड़ा, H फॉर्म भरकर बैंक को या पोस्ट सर्विस को दे दीजिए और कोई परमिशन उनसे लेने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे रिसीट लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि आपका पत्र 5 साल PPF को एक्सटेंड करने के लिए हमें प्राप्त हो गया। बैंक का सिग्नेचर रबर स्टैम्प जरूर लगवा लीजिएगा जब ऐसे चिट्ठी दे तो। ऐसा करने से आपको कोई चिंता नहीं। अच्छा 15 के बाद 5, उसके बाद भी हर 5-5 साल के लिए आप बढ़ा सकते हैं अपना PPF अकाउंट, किंतु इंटीमेशन देना जरूरी, अन्यथा टैक्स का बेनिफिट नहीं, ब्याज का बेनिफिट नहीं, इनकम टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं। और अब पुणे से अमरजीत जी का सवाल है प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ। अमरजीत जी ने अक्टूबर 2010 से दिसंबर 2013 तक एक दफ्तर में काम किया। पीएफ के पैसे अप्रैल 2014 में इन्होंने यहां से निकाले। इसके बाद दिसंबर 2013 से अगस्त 2014 तक अमरजीत जी दूसरी कंपनी में एम्प्लॉयड थे और इन्होंने यहां से पीएफ नवंबर 2014 में निकाल लिया था। जानना चाहते हैं कि जो पीएफ के पैसे इन्होंने निकाले हैं उस पर टैक्स कैसे लगेगा? हाँ भैया अमरजीत, ये तो बतलाओ कि वापस नई नौकरी कब ज्वाइन करोगे, कब छोड़ोगे? तो कोई बात नहीं, अभी तो वर्तमान समय में आपके उत्तर दे दे। पहली नौकरी ज्वाइन की, छोड़ दी, 5 साल से कम काम किया, उस पे इनकम टैक्स पूरा का पूरा लगेगा। सेकंड नौकरी ज्वाइन की, ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद छोड़ दिया, पैसा पीएफ अकाउंट से निकाल लिया है, ऐसे में इस राशि पर भी आपको टैक्स लगेगा। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, नौकरी नहीं लेना चाहते हैं, बार बार छोड़ना करना चाहते हैं तो कोई चिंता नहीं, किंतु एक बात का ध्यान रखें, अगली नौकरी जब आप ज्वाइन करें और जल्दी छोड़ भी दें तो पीएफ के पैसे को मत निकालना और उसके बदले वो पैसा नई नौकरी और जो ज्वाइन करेंगे वहां पे ट्रांसफर करा लेना, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और दिल्ली से रविंद्र गुप्ता जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। रविंद्र जी एक सीनियर सिटीजन है, हर महीने ब्रिटिश सरकार से इन्हें पेंशन मिलती है। ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बात की जानकारी इन्हें भारतीय टैक्स विभाग को देनी चाहिए? ऐसा है, आपको ये कोई जानकारी अलग से लव लेटर से या कोई अलग पत्र लिख के आयकर विभाग को देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इनकम की डिटेल्स आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाएगी और कोई कारण से ये इनकम एग्जम्प्ट है, कोई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की वजह से, तो आप एग्जम्प्ट इनकम के कॉलम में इसकी डिटेल लिख दो, अलग से कोई पत्र देने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा के फतेहाबाद से रमेश कुमार जी का अगला सवाल। रमेश के पिताजी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई, अब उनकी मां को मुआवजे के तौर पर एक्सग्रेशिया सैलरी मिल रही है और ये जो कि पेंशन नहीं है, उनकी सैलरी मिल रही है। अब रमेश जानना चाहते हैं कि इस एक्सग्रेशिया सैलरी पर उनकी मां को टैक्स देना होगा या नहीं, और क्या इस पर किसी तरह की छूट मिल सकती है इनकी माता जी को? रमेश जी, ये राशि जो मम्मी को आपकी मिल रही है और जो फैमिली पेंशन नहीं है, इस राशि को पूरी राशि पे इनकम टैक्स लगेगा। इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ना पड़ेगा। अगर सरकार की तरफ से कोई लेटर आदि आपको मिलता कि ये है फैमिली पेंशन, तब तो आपको 15,000 रुपए तक छूट मिल सकती थी, पर जैसा आप बोल रहे हैं स्पेसिफिकली कि पेंशन नहीं है, तो इस अवस्था में पूरी राशि पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगला सवाल अवनीश कुमार जी का। ये अपनी मां के पीपीएफ अकाउंट के नॉमिनी है। अकाउंट 31 मार्च 2015 तक वैलिड था। इनकी मां का देहांत पिछले साल मार्च में हो गया था। ये जानना चाहते हैं कि इस अकाउंट में पड़े पैसे पर कब तक ब्याज मिलेगा और ये कब रकम निकाल सकते हैं? आप रकम ये प्रोग्राम देखने के बाद अगले दिन जाके बैंक से निकाल लो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब रखने का भी फायदा नहीं है, वहां पे कुछ बेनिफिट्स और प्रोविडेंट फंड आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ लखोटिया जी बहुत धन्यवाद इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन अगर अभी भी कोई ऐसे सवाल हैं टैक्स के जो आपके मन में उठ रहे हैं और आप हम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फट से हमें भेजिए। आप एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल। टीजी लिखकर स्पेस दीजिए अपना नाम और सवाल लिखकर 51818 पर इसे भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल के साथ। याद रहे
अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें, ताकि अगर आपके सवाल में हमें कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो हम आपसे संपर्क करके क्लैरिफिकेशन ले सकें और हम बेहतर तरीके से आपको जवाब दे सके। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार।